हेलो दोस्तों, हमारे जी परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2025 के बारे में बताऊंगा। इसका 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ये बिहार एसएससी, एसआई तथा बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। और अच्छी लगे तो हमारे चैनल एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाइम्स हायर एजुकेशन जो को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है और ये ब्रिटिश पत्रिका है। शॉर्ट में इसे दा बोलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ब्रिटिश पत्रिका है जो उस शिक्षा के बारे में रैंकिंग जारी करता है। तो टॉप 3 यूनिवर्सिटी पूछेगा तो इसमें यूके का, यूनाइटेड किंगडम का आपका एक्सफोर्ड हो गया, MIT यूएसए का तथा प्रिंस्टन यूएसए का। टॉप 3 में जो है ना, टॉप 3 में 2 यूएसए का है और जबकि यूके का टॉप 1 में एक्सफोर्ड है। इसमें भारत का क्या स्थिति है, चलिए हम बताते हैं। इसमें टोटल जो है ना 2191 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था, जिनमें जो 115 देश का इंस्टीट्यूट था उसमें सबसे ज़्यादा 171 यूएसए का लिया गया था इंस्टीट्यूट का और भारत का 128। लेकिन टॉप 200 में जो है ना, भारत इसमें कोई अपना जगह नहीं बना पाया, यानी कि भारत का इंस्टीट्यूट संस्थान जो है ना इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी उस अनुसार नहीं था। पूछेगा ये जो है टाइम्स हायर एजुकेशन जो ब्रिटिश पत्रिका है वह रैंकिंग किस आधार पर जारी करता है? शिक्षण के आधार पर, शोध वातावरण के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर और शोध गुणवत्ता के आधार पर और उद्योग प्रभाव के आधार पर। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को, हमारे ये परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब बताता हूँ। भारतीय वायुसेना विश्व की शक्तिशाली वायुसेना बनी। कौन सा शक्तिशाली वायुसेना बनी? तीसरी। थर्ड शक्तिशाली वायुसेना बनी, तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी। इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोल सकते हैं WDMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। फर्स्ट में यूएसए है, सेकंड में रशिया, थर्ड में इंडिया आ गया और फोर्थ में चाइना है। किस आधार पर किया गया है? तो ये जो है ना मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के आधार पर है। आप सुने होंगे कि भारत 100+ राफेल ले रहा है। कहाँ से? फ्रांस से। पूछेगा राफेल किस देश की कंपनी है? फ्रांस की। अब सुकोई 57 पर भारत मतलब ले रहा है, ये किस देश का है? ये रशिया का। पूछेगा सुकोई 57 किस देश का है? रशिया का। तो आप समझ गए, भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना बनी है। तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना बनी है। तो किस आधार पर? मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के आधार पर बनी है। पहला पर यूएसए, दूसरा पर रशिया, तीसरा पर इंडिया और चौथा पर चाइना। अब स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस। पूछेगा तेजस कहाँ की विमान है? तो भारत का। कैसी है? स्वदेश निर्मित है। ठीक है। मार्क 1A पर पहली उड़ान 17/10/2025 को नासिक में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भरी। तो आप देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये तेजस मार्क 1 पर बैठा हुआ है और इस पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। चलिए, एक यूपीएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपसे इसे कमेंट में भी ज़रूर पूछूंगा। इसके कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना है आपको। यूपीएससी की स्थापना शताब्दी प्रारंभ। तो इसका मतलब ये शताब्दी प्रारंभ हो गया तो यूपीएससी का लगभग 99 साल हो चुका होगा। तो पूछेगा यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था लीग आयोग के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में ली आयोग के द्वारा स्थापना किया गया यूपीएससी को। उस समय इसका नाम था संघीय लोक सेवा आयोग, जो कि 26 जनवरी 1950 से
इसे संघ लोक सेवा आयोग कहे जाने लगा। संघ लोक सेवा आयोग 26 जनवरी 1950 से कहे जाने लगा। ये जो 1 अक्टूबर 1926 से 2025 तक 99 साल हो चुका है। तो इस पर जो है ना 99 साल हो चुका है, तो अब 100वां साल चलेगा 2026 में। तो शताब्दी वर्ष 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। तो पूछेगा वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार है। इसकी नियुक्ति तथा हटा राष्ट्रपति सकता है। किस आधार पर? 317 अनुच्छेद के तहत इसे हटा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर। वो सम था यानी कि और दुर्व्यवहार के कारण इसे हटा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। रक्षा मंत्री की सार्वजनिक कंपनी गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का युद्धपोत आईएनएस अंद्रोथ को भारत को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये अंद्रोथ है, ठीक है, ये दूसरी है। तो पहली कौन सा है? पहली आईएनएस अर्नाला है, आईएनएस अर्नाला। ये देख सकते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं दोनों। इसे विशाखापट्टनम से, अर्नोथ को विशाखापट्टनम से पानी में उतारा गया था समुद्र में। तो आप पूछेगा आईएनएस अर्नोथ क्या है? तो यह दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का युद्धपोत है, यानी कि एंटी सबमरीन है, ठीक है। पहला कौन है? आईएनएस अर्नाला। किसने बनाया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया। चलिए ठीक है। अब अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहा बिहार विधानसभा। तो एक पूछेगा कौन सा विधानसभा हुआ था? तो 18वीं विधानसभा हुआ था। यह घोषणा 17 अक्टूबर को हुआ था, 2025 का घोषणा हुआ था। ये मतदान कितने चरण में हो? आप ये देख सकते हैं बिहार में। ये बिहार का मैप हो गया, इस तरह के देख सकते हैं। आकृति चतुर्फलकीय है। टोटल सीट 243 है, 243 टोटल सीट है। इसमें चुनाव हुआ, घोषणा हुआ, यानी आचार संहिता 17 अक्टूबर से लागू हो गया। 2 चरण में घोषणा हुआ, 6 नवंबर को पहला चरण और दूसरा 11 नवंबर को। 6 नवंबर को 121 सीट और दूसरा 11 नवंबर को 122 सीट। दोनों को जोड़ने पर 243 सीट हुआ। और कुल मतदान केंद्र बनाया गया 90,712। रिजल्ट जो है ना 14 नवंबर को प्रकाशित किया गया और इसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लाया 89, उसके बाद जेडीयू 85 और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी 25, एलजेपी 19। चलिए अब यहाँ बताते हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद के शपथ लिए, 10वीं बार बना लगातार। और सम्राट चौधरी जो है ना उप मुख्यमंत्री बना, वाइस कर उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बना। विधानसभा क्या होता है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायी निकाय होता है। विधानसभा के चुनाव लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक प्रतिनिधित्व के लिए मतदान करते हैं। निर्वाचन प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्य को हम एमएलए बोलते हैं। अब देख सकते हैं विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर है। तो विधानसभा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं और इसी से जुड़ा विधान परिषद पढ़ेंगे। विधानसभा यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। जैसे लोकसभा निम्न सदन होता है, वैसे राज्यसभा विधानमंडल में विधानसभा निम्न सदन होते हैं। इसके सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसके पीठासीन अधिकारी स्पीकर या अध्यक्ष होते हैं। इसकी सहायता के लिए, इसकी सदस्यता के लिए मतलब कितना उम्र होगा कि आप एक एमएलए के चुनाव के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब नामांकन कर सकते हैं, तो 25 वर्ष। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद पूछेगा विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य में। कौन? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
यूपी बिहार सटा हुआ है, महाराष्ट्र कर्नाटक सटा हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सटा हुआ है। यह विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसे निर्वाचित नहीं किया जाता, आंशिक रूप से मनोनीत किया जाता है। पीठासीन अधिकारी सभापति होता है। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, जिससे इंग्लिश में MLC बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए, ये आप बिहार विधानसभा के बारे में पढ़ लिए। 18वीं थी, 17 अक्टूबर घोषणा हुआ, 2 चरण में हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर 14 नवंबर को रिजल्ट आया। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट आया, उसके बाद JDU के, उसके बाद RJD और उसके बाद LJP का। कांग्रेस का मात्र 6 सीट आया। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए और विधानसभा विधान परिषद के बारे में बता ही दिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। कौन है अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? कीर स्टारमर। ठीक है, यह दोनों देशों के मध्य आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा पर हस्ताक्षर किया। भारत ब्रिटेन विजन 2035 स्वीकार किया गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब डॉलर का है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा। तो पूछेगा क्वेश्चन, इसमें पूछेगा हाल ही में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन भारत दौरा पर आया था? कीर स्टारमर। आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीटा पर हस्ताक्षर हुआ। यह किस विजन के तहत? ब्रिटेन विजन 2035 की तरफ स्वीकार किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हो गए, ये कीर स्टारमर हो गया। कहाँ का प्रधानमंत्री ये है? ये आपका ब्रिटेन का है और ये भारत का 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी है। चलिए, अभी गाजा शांति सम्मेलन हुआ। कहाँ? शर्म अल शेख में सम्मेलन हुआ। ये कहाँ है? मिस्र में है। इसकी अध्यक्षता USA के द्वारा किया गया, सह अध्यक्षता मिस्र के द्वारा। उपस्थिति देश शिखर सम्मेलन में 30 देश शामिल हुआ। कौन? गाजा शांति सम्मेलन। गाजा कहाँ? ये आप इजराइल देख सकते हैं, ये वाला इजराइल है और इजराइल में ये जो पट्टी है, ये वाला, ये गाजा पट्टी है। यही गाजा पट्टी पर जो है ना, हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी का संगठन था, जिसे मार के ध्वस्त कर दिया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ ना जाकर अपने किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा, उसका आप नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। गाजा शिखर सम्मेलन जो डोनाल्ड ट्रंप के अध्यक्षता में हुआ था, शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था, वो उसमें भारत की तरफ से कौन गया था, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ नाटो के तर्ज पर एक राजनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो वो सऊदी अरब है। मतलब क्या है कि नाटो का कंडीशन ये है कि हमारे जो जितने देश के मेंबर हैं, नाटो का जितने देश का मेंबर है, उस पर अगर कोई हमला करता है तो सभी देश पर हमला माना जाएगा और उस सभी देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने इसी तर्ज पर किया, लेकिन अभी जो है ना, अफ़गानिस्तान के साथ हमला हुआ तो सऊदी अरब पीछे हट गया। हाल ही में साने तकाइची किस देश का पहली महिला प्रधानमंत्री बना? तो जापान का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, आएगा ज़रूर। हाल ही में सानो तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बना? जापान का। अभी मंगोलिया के राष्ट्रपति सुरेल सुखउखना भारत का दौरा किया गया है। इसकी आप राजधानी तथा मुद्रा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मंगोलिया के राष्ट्रपति सुरेल सुखउखना भारत का दौरा किया, उसका आप राजधानी तथा मुद्रा कमेंट में ज़रूर बनाएं। भारत 7वीं बार UNHRC में निर्वाचित हुआ। भारत 7वीं बार UNHRC में निर्वाचित हुआ। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसमें 47 मेंबर है। इसका कार्यकाल जो है ना, भारत का 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक है। क्वेश्चन पूछेगा 27
क्वेश्चन पूछेगा 47वां आसियान सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2025 को कहाँ पर हुआ? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले थे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी की वजह से नहीं गया। इसमें जो है ना 11वां देश तिमोर लेस्ते को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसकी अध्यक्षता दाते शेरी अनवर इब्राहिम के द्वारा किया गया, जो मलेशिया के पीएम थे। और ये भी हुआ भी है ये 47वां आसियान समिट कुआलालंपुर में। इसकी थीम रखा गया समावेशिता और स्थिरता। ये आप देख सकते हैं एशियन ज्वाइंट फॉरेन एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग 26 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर। ये मिनिस्टर वाला है वो। और पूछेगा 48वां एशियन समिट कहाँ होगा? फिलीपींस में पयास सिटी में, जिसका थीम रखा गया है नेविगेशन आवर फ्यूचर, जिसका थीम रखा गया है। आसियान भारत का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में। इसमें कौन भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत को समुद्री सहयोग वर्ष 2026 घोषित किया है। आइए हम आसियान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आसियान का स्थापना 8 अक्टूबर 1967 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी तो अब नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के एक जगह है जो जकार्ता। इंडोनेशिया आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसमें 11 मेंबर हैं। जब आसियान स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को, उसमें 5 देश था। वो थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपींस था। चलिए इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में बताइएगा कि आसियान का 10वां मेंबर कौन था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 2025-26 की पहली छमाही का आयात निर्यात के बारे में हम अब बताने जाने हैं। वस्तुगत व्यापार अप्रैल से सितंबर के बीच पहली छमाही के बारे में हम बताने जा रहे हैं। भारत निर्यात किया कितना? 220 अरब डॉलर, मान के चलिए 220 अरब डॉलर। और आयात कितना किया? 375 अरब डॉलर। मतलब हम जितना बेचे उससे ज़्यादा जो है ना हम आयात ही कर रहे हैं। तो व्यापार घाटा या व्यापार शेष कितना हुआ? 154.98 अरब डॉलर, यानी कि व्यापार घाटा को ही व्यापार शेष कहा जाता है। अगर व्यापार अधिक यानी कि लाभ होता है जब हमारे निर्यात ज़्यादा होता है। अब सेवा के क्षेत्र में, जैसे हम लोग सेवा सेक्टर के क्षेत्र में क्या क्या काम करते हैं, निर्यात हुआ 193.18 अरब डॉलर, यानी कि 6.13 की वृद्धि हुआ पिछले साल की तुलना में। और आयात हुआ, जो वहाँ से हम सेवा लिए अपने देश में विदेश से, 97.6 अरब डॉलर। तो इसमें हमें फ़ायदा हुआ कितना? ओवरऑल 95.50 अरब डॉलर का। ओवरऑल देखा जाए हमें सेवा और वस्तु में, तो इसमें हमें व्यापार घाटा हुआ, क्योंकि हमने निर्यात 413.30 अरब डॉलर का किया और आयात जो है ना 472.79 अरब डॉलर का किया। तो हमें जो है ना व्यापार घाटा कितना पहुंचा? 59.48 अरब डॉलर का। अब RBI के अनुसार जून 2025 के अंत तक भारत का कुल विदेशी ऋण 747.2 अरब डॉलर है, जो कि मार्च तक 735.94 अरब डॉलर था। मतलब 3 महीना में हम लोग जो है ना 12 अरब डॉलर कर्ज ले लिए। चलिए
आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम, अब हर खेत से निकलेगी स्वदेशी दाल की खुशबू। तो ये जो देख रहे हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए लाया गया है। किसने लाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें कुल कितना खर्च होगा? 11,440 करोड़ रुपया। और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किया गया 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट में मंजूरी मिली और 11 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया। 11,440 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके तहत दाल की खेती के लिए 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करना है। दलहन उत्पादन में 350 लाख टन तक बढ़ाना है तथा उत्पादकता को 1130 kg पर हेक्टेयर तक बढ़ाना है। यह पूछेगा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया था? तो 11,440 करोड़ रुपया। चलिए, अभी सुने होंगे कि 2026-27 के लिए रबी फसल जो होता है उसका MSP की घोषणा किया गया है। तो MSP होता क्या है? तो मिनिमम सेलिंग प्राइस, मतलब इतना से कम में आप नहीं ले सकते हैं। और इसका घोषणा करता है आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है। और निर्धारण कौन करता है? MSP का निर्धारण कृषि लागत तथा मूल्य आयोग निर्धारण करता है। पूछेगा MSP से संबंधित आयोग कौन सा है? तो स्वामीनाथन आयोग। सरकार ने समर्थन मूल्य 2026 के लिए कितना वृद्धि किया है? तो आइए बताते हैं। गेहूं में जो था ना, पहले मिलता था 25-26 में 2425 रुपया, जो अब कर दिया 2585 रुपया, यानी कि 160 रुपया की वृद्धि। जो 1980 से 2150 कर दिया, यानी कि 170 रुपया की वृद्धि। ये इस तरह आप देख सकते हैं। ये सब रबी फसल है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम, ये सब रबी फसल है। चलिए आगे बताते हैं। फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2025 में सर्वाधिक धनी भारतीय पहला पर मुकेश अंबानी, दूसरा पर गौतम अडानी और तीसरा पर सावित्री जिंदल है। UNTCC यूनाइटेड नेशन, UN, जो भी यूनाइटेड नेशन का काम होता है उसमें UN तो रहेगा ही। यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूशन कंट्री, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन के शांति सम्मेलन अभियानों में किस देश का योगदान है? तो वह देश है, सबसे बड़ा देश भारत है। और यूनाइटेड नेशन भारत पर ही विश्वास करता है क्योंकि हमारी फोर्स बहुत तगड़ी है। इन सभी देशों में वरिष्ठ सेना अधिकारी का एक सम्मेलन होगा। किसका? UNTCC में वरिष्ठ अधिकारी का एक सम्मेलन कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। एक आप सुने होंगे, भारत भूटान ने 2 सीमा पर रेलवे परियोजना के लिए समझौता किया है। यह समझौता के तहत कहाँ क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। भूटान में पहली बार रेल संपर्क मिलेगी। ठीक है। यह परियोजना भूटान के गोलोफू और समतेसु शहर से असम के कोकराझार तथा पश्चिम बंगाल के बरहनहट्टा से जोड़ेगी। इस परियोजना में 2 लाइन होगा। परियोजना का विवरण इस प्रकार है। 2 लाइन बनाई जाएगी। कोकराझार असम से गोलफू भूटान तक यह 69 किलोमीटर की लंबी होगी, जिसमें 2.39 किलोमीटर भूटान में होगा। बरहट्टा पश्चिम बंगाल से समतसे भूटान तक यह लगभग 16 किलोमीटर लंबी होगी। कुल लागत जो है ना इसका 433 करोड़ है। समय सीमा 4 वर्ष रखा गया है। किसी का 3, किसी का 4, ओवरऑल 4 वर्ष रखा गया। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह का भूटान है। यहाँ बरहट्टा पश्चिम बंगाल का और समस्ते ये हो गया आपका भूटान का। यहाँ एक देख सकते हैं कोकराझार असम का, और एक देख सकते हैं ये आप गोलफू हो गया भूटान का। ये 69 किलोमीटर का है, जो कि भूटान में इंटर करेगा, लगभग 2.39 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के लिए ये बनस्ते से समस्ते तक 577 करोड़, जबकि 69 किलोमीटर है उसका जो है ना कोकराझार वाले का 3456 करोड़ का बजट बनाया गया और कार्यकाल ओवरऑल 4 वर्ष रखा गया है।
17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है लापता लेडीज का किरण राव है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, देख रहे हैं इस पर गाल पर डिम्पल, ये देख रहे हैं अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन को चुना गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ गीत एल्बम राम संपत लापता के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हमारा रवि किशन। और ये देख सकते हैं बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में राजकुमार राव, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में प्रतिभा रांता। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो बनाया गया किरण राव लापता लेडीज के लिए। चलिए जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एनसीसी के नए महानिर्देशक वीरेंद्र वत्सल हैं। सीआईएसएफ का प्रवीण रंजन है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ हो गया आशीष पांडे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ हो गया कल्याण कुमार। और आर वेंकटमणि को अटॉर्नी जनरल पद पर फिर से पुनर्नियुक्त किया। अमेरिका के डॉन कॉटेज आईएमएफ का प्रथम डिप्टी प्रबंध निर्देशक बनाया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्जिया गौर भारत में अमेरिकी के लिए नए राजदूत नियुक्त किए गए। चलिए सीटेट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो पुरुष का है जो रूट का दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय गेंदबाज मैट हेनरी को। सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज स्मृति मंदाना को दिया गया। चैंपियन ट्रॉफी जिताने के लिए विशेष स्मृति चिन्ह रोहित शर्मा को। बीसीसीआई पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंदाना। फाइटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीके नायडू जो पुरस्कार है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण सरफराज खान को दिया गया। चलिए ये हमारी प्रतियोगिता दर्पण हो गई। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ हमारे चैनल हमारे इंस्टाग्राम MRG परिवार को ज़रूर ज्वाइन करें। यह 2 पार्ट में आएगा। ये प्रतियोगिता दर्पण 2 पार्ट में आएगा। और इसके लिए हम मेहनत करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्त।